पहले 1962 की लड़ाई में हमारे सैनिकों ने हिस्सा लिया। हमारी पेंशन जो ज़्यादा होती थी वो कम करके एक झुंझुनू हमारे को पकड़ाया गया। वो 15 या 16 साल के बाद में सिपाही को रिटायर कर दिया जाता है। इससे ज़्यादा नुकसान हमारे सिपाही को होता है और वो रिटायर नहीं होना चाहता, उसको ज़बरदस्ती रिटायर किया जाता है। तो ये देश की ज़रूरत है, भारतीय सेना की ज़रूरत है। जब असली सिचुएशन सैचुरेटिंग पॉइंट आता है उस टाइम बोल दिया जाता है भाई तुम पीछे हो जा। अब उसको तो रोड पर घूम रहा है, उसको केवल सिक्योरिटी गार्ड में 7 या 8 हज़ार रुपये की नौकरी ही ऑफर की जाती है। अधिकारी 3% है, हम 97% है। सरकार ने क्या किया, हमने सबसे पहले 1962 की लड़ाई में हमारे सैनिकों ने हिस्सा लिया, 65 की लड़ाई जीत के दी और 71 की लड़ाई जीतने के बाद में हमारे को भारतीय सरकार ने एक तोहफा दिया। तोहफा क्या दिया कि भाई तुम्हारी जो पेंशन बढ़ी हुई है, एक अलग रेशियो होता था कि जिसकी बेसिक पेंशन कम होगी उसको डीए भी ज़्यादा मिलेगा और जिसकी बेसिक पेंशन ज़्यादा होगी उसको डीए कम मिलेगा और जिसकी कम होगी उसको डीए ज़्यादा मिलेगा। तो आगे चल के क्या किया, सारी चीज़ें बराबर हो गई और हमारी पेंशन जो ज़्यादा होती थी वो कम करके और जिसकी 30% पेंशन होती थी उनकी 50% कर दिया। और साथ में क्या एक झुंझुनू हमारे को पकड़ाया गया कि भाई तुम्हारे को हर साल में OROP 1 रैंक 1 पेंशन का फ़ायदा दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा कि हमारा जो सिपाही है वो 16 साल की उम्र में भर्ती होता है, वो 15 या 16 साल के बाद में सिपाही को रिटायर कर दिया जाता है। तो हमारे अप्रोक्स 50% जो सिपाही हैं 35 साल की उम्र तक रिटायर हो जाते हैं। ये हमारी ज़रूरत नहीं है, ये देश की ज़रूरत है। क्यों रिटायर कर रहे हैं कि भारतीय सेना की उम्र को ये 28 या 29 साल तक रखना चाहते हैं ताकि उम्र कम से कम हो। एक अधिकारी है वो 58 साल तक नौकरी करता है, JCO रैंक मैक्सिमम 50 साल तक रिटायर हो जाता है और एक NCO बेचारा 45 से पहले रिटायर हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे सिपाही को होता है और वो रिटायर नहीं होना चाहता, उसको ज़बरदस्ती रिटायर किया जाता है ताकि भारतीय सेना जवान रहे। और कहीं पहाड़ियों पर चढ़ते समय सारे जवान आदमी और जो आगे जब मोर्चा संभालते हैं या ऐसा क्लाइमेट को फेस करते हैं जो कि -50 डिग्री में है, तो जवान आदमियों की ज़रूरत है। ये देश की ज़रूरत है, भारतीय सेना की ज़रूरत है। लेकिन मेरा सिपाही हमारा साथी नौकरी करना चाहता है, उसको ज़बरदस्ती रिटायर किया जाता है। रही बात ये OROP का कॉन्सेप्ट क्या था कि जो आदमी 50 साल से नीचे रिटायर होंगे उनकी पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। बाकी जो OROP का कॉन्सेप्ट है देश में कहीं पर न पैरामिलिट्री फोर्सेस में है न सिविल में है। एक चीज़ आपको और मैं बताना चाहूँगा कि हमारा सैनिक 15 साल नौकरी करके 32 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है। उस टाइम में हार्डली उसकी शादी होकर के मुश्किल से पहला बच्चा किसी को पैदा हो गया होगा या बाद में पैदा होते हैं, तो उसके जितने भी खर्चे हैं वो आगे आकर के शुरू होते हैं जब वो घर में आ जाता है। जबकि सिविलियन है, मैं कंपैरिजन सिविलियन का भी करूँगा, आर्मी ऑफिसर का भी करूँगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी करूँगा। सिविलियन 58 या 60 साल की उम्र में रिटायर होता है। उस टाइम पे वो ज़िंदगी के अंदर खुद सेटल हो चुका होता है, उसके बच्चे सेटल हो चुके होते हैं और उसने जितने भी कार्य करने होते हैं उसके ख़त्म हो गए हों। जबकि हमारा जो सिपाही है 35 साल में रिटायर करके 32 साल में रिटायर करके रोड पर खड़ा कर दिया जाता है और उसको क्या किया जाता है, जो DGR में कुछ वैकेंसी आती हैं। DGR एक संस्था है हमारे सैनिकों को, इसको मैं अलग से कवर करूँगा जब वो टाइम आएगा तो मैं इसके ऊपर आपको वो DGR के ऊपर बताऊंगा। रही बात पैरामिलिट्री फोर्सेस की, पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले भी बेल्ट वाले हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, मोर्चे पर कई जगह हमारे साथ लड़ते हैं। लेकिन साथियों एक चीज़ आपको बताता हूँ, जब असली सिचुएशन सैचुरेटिंग पॉइंट आता है उस टाइम बोल दिया जाता है भाई तुम पीछे हो जा, अभी मरने के लिए हम आगे आएंगे। क्यों, असली जो लड़ाई होती है वो भारतीय सेना का सैनिक लड़ता है। मैं किसी हमारे दूसरे भाइयों के काम को कम नहीं आंक रहा, लेकिन वो काम तभी संपन्न होगा जब सैनिक आगे जा कर के लड़ाई को
उस बखूबी अपनी लड़ाई लड़ेगा और देश के मोर्चे को संभालेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा मोर्चा नंबर 1 पर होता है, हमारे भाइयों का भी उतना ही योगदान होता है कि पीछे बैठे हुए सिविलियन का भी योगदान होता है। तो जब हम अपनी जान को देश के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं और जब मैं 35 साल की उम्र में रिटायर होता हूँ, तो ये देश और सरकार की ड्यूटी है कि मेरे बच्चों को, मेरी सोशल लाइफ को उसकी सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन आज क्या हुआ हमारे साथ, वो आगे चल के बताएंगे। रही बात जो हमारे सिविलियन भाई की है, वो 58 और 60 साल में रिटायर होते हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो तनख्वाह हम 30 साल तक कंटिन्यू लेते हैं, वही तनख्वाह आगे के आखिरी साल के 8 या 10 साल में इतनी हो जाती कि पूरी नौकरी के अंदर जो तनख्वाह ली मेरी वो 6 या 7 साल में वो कवर हो जाती है। क्यों? इंक्रीमेंट लग के सैलरी इतनी बढ़ जाती है, आखिरी की तनख्वाह में रैंक मिल जाती है या आपका स्टेटस बढ़ जाता है। और उस टाइम हमारा सैनिक जो 35 साल में रिटायर हुआ होता है, तो उसको तो रोड पर घूम रहा है, उसको केवल सिक्योरिटी गार्ड में 7 या 8 हज़ार रुपये की नौकरी ही ऑफ़र की जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट किसके लिए था? जवान जैसियों के लिए। उल्टा क्या किया, हमारे 3% सेना में अधिकारी होते हैं और 97% हमारे भाई जो है, जो रिक्रूट्स इनरोल होके जाते हैं और सूबेदार मेजर ऑनरी कप्तान तक रैंक में पहुंचते हैं और वो लड़ाई के अंदर और सारी एडमिनिस्ट्रेशन में अहम रोल अदा करते हैं। मैं ये लीडरशिप को नकारता नहीं हूँ, लीडरशिप होती है, लेकिन लीडरशिप के नीचे यदि स्ट्रॉन्ग मैन पावर नहीं होगी तो लीडरशिप अकेली कहीं काम नहीं कर सकती। नेपोलियन भी बिना एक बहादुर सिपाहियों के बिना नहीं लड़ा होगा। और आज दुनिया के अंदर में एक कहावत है, भारतीय सैनिक हो और किसी जगह का मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ का अधिकारी हो, तो वो सेना और वो पार्टी नंबर 1 तरह का रिजल्ट देगी। और जो हम एक इसी बात को बीच में करते करते मेरे को कहना पड़ रहा है, 1962 की जो लड़ाई हुई थी, 1962 की जो लड़ाई हुई थी, 1962 की जो लड़ाई हुई थी, उसमें हमारे पास में 303 हथियार थे। 303 हथियार को हमें मेरे सामने बैठे सारे भाई समझते हैं, लेकिन जो इन्वायरमेंट में जो कुछ लोग हैं, अच्छा हाँ, जो इन्वायरमेंट में बाहर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं और मीडिया कर्मी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं और देश में ये मैसेज जाएगा कि हमारे जो सैनिक भाई थे 303 राइफल से लड़े थे, जिसमें एक गोली डाल करके एक बार एक दुश्मन को मारना है और फिर पीछे खिंचाई करके दूसरी गोली डालना है। साथ में आपको ये भी कहना चाहूँगा, चाइना बॉर्डर पे, और उस टाइम अक्टूबर-नवंबर का महीना था, बर्फ़ गिरी हुई थी, हमारे सैनिकों के पास में गर्म कपड़े भी नहीं थे। और एक सबसे बड़ी बात कहूँगा, एक 13 कुमाऊँ रेजिमेंट थी हमारी वहाँ पर, मेजर शैतान सिंह के अंडर में, जिसमें एक हमारे वीर हीरू की जो कंपनी थी जो डिप्लॉयड थी मेजर शैतान सिंह के नीचे, उसमें 123 आदमी में से 113 आदमी शहीद हो गए थे। और उन्होंने ये कहा था मेजर शैतान सिंह साहब को, साहब आप पोस्ट को छोड़िए। तो मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, हमारा सैनिक पोस्ट के ऊपर मरना जानता है, पीछा छुड़ा करके भागना नहीं चाहता। तो इस देश को, इस सरकार को, हमारे सैनिकों को, उनके बच्चों की और हमारे परिवारों की जो परवरिश है, उसमें जो संभालने में, देखभाल में समस्या क्यों आ रही है। साथ में हम देश में कंधे के साथ कंधा मिला के टैक्स पेयर भी हैं। यदि कोई सैनिक आकर के दूसरी किस्म का कोई बिजनेस कर रहा है, धंधा कर रहा है या कोई काम कर रहा है और भी कुछ भी कर रहा है, तो सरकार को हर जगह टैक्स भी देता है, देश की रक्षा भी की है। और आज हमारे को OROP के नाम पर, जो मैं पहले बता रहा था 3% हमारे अधिकारी हैं, उन्होंने हमारे को आगे खड़ा किया, हमारी भीड़ दिखाई और 2013 की रैली रिवाड़ी में की, जिसमें हमने किसी एक पार्टी विशेष को समर्थन करके, और हमारे एक जनरल साहब जो आज केंद्र में मंत्री भी हैं, और उनकी अगुवाई में हमने ये सारा काम किया था। लेकिन
हमारे को, हम धन्यवाद बोलते हैं उस पार्टी को और उस सरकार को भी। हम किसी की खिलाफत नहीं करते कि उन्होंने पहला स्टेप लिया था, उसके लिए उनका धन्यवाद। लेकिन जो दूसरा स्टेप लिया उसमें हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। भाइयों, हम किसी पार्टी, किसी सरकार, किसी नेता के खिलाफ नहीं है, केवल हम अपने हक के लिए आए हैं, अपने वजूद के लिए आए हैं, अपने परिवारों के लिए आए हैं, अपने बच्चों के लिए आए हैं। तो जो सेकंड ORP हुई उसमें जो लीडरशिप थी हमारे बीच में से, हमारे नीचे की रैंकों में से नहीं थी। नीचे की रैंकों को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। हमारे सिपाही से लेकर के ऑनरी कप्तान तक की जो लीडरशिप है, आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए, जो सिविल में यूनियन है, ग्रुप C की, ग्रुप D की और ग्रुप A की अलग अलग यूनियनें होती हैं, लेकिन हमारी जो यूनियन है इसको हाईजैक कर लिया गया। हम सैनिक 2 ग्रुप में हैं, एक हमारे अधिकारी हैं, दूसरे हमारी नीचे की रैंक है। अधिकारी 3% है, हम 97% है। 3% ने क्या किया, सरकार के साथ समझौता किया, भाई नीचे वाली रैंक को हम कंट्रोल करेंगे, उनको हम बेवकूफ़ बना देंगे और तुम्हें हमारा फ़ायदा करो और इन रैंक को हम दबा करके और आपका एजेंडा कामयाब कर देंगे। तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, ORP के अंदर अधिकारियों की पेंशन, मैं किसी रैंक विशेष की नहीं कहना चाहता, कप्तान से लेकर के और जनरल साहब तक कम से कम किसी की 10,000, 15,000 सबकी पेंशन बढ़ गई। ये बेस ईयर 2014 लिया गया था कि वहाँ से ORP वहाँ पर दी थी। उसके बाद हर अफसर की 10 से और 20,000 तक पर मंथ पेंशन बढ़ी। हमें क्या मिला, हमारे सिपाही को जिसकी बेचारे की मुश्किल से 18,000 पेंशन थी उसकी 800 रुपये बढ़ा दी, किसी की 1100 बढ़ा दी। और सबसे बड़ा काम क्या किया, जो बीच के हमारे जूनियर कमीशन होते थे, जो सूबेदार साहब बनते हैं, जो 24 साल 25 साल नौकरी करने के बाद में घिसे पिटे होते हैं और जो बेचारे ऐसे स्टेज में होते हैं कि उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत सबको होती है पैसे की, लेकिन उस टाइम उनके बच्चे भी जवान हो गए होते हैं और वो घर में नहीं जा पा रहे ताकि वो बची हुई एज को यहीं पर अपने जो सर्विस है उसमें सेना में खपत करें। तो उनके साथ क्या किया, सभी की नायब सूबेदार से और ऑनरी कप्तान तक की 2014 से लेकर के 2019 तक कितना DA बढ़ा देखो, और उन सभी की पेंशन 1,500 से लेकर के और 3,000 तक कम कर दी। ये दुनिया में पहला ऐसा उदाहरण है कि 2014 में जिसकी जो पेंशन थी वो 2023 के अंदर उसको कम से कम 2,500 से लेकर 3,000 तक पेंशन कम हुई। किसी देश में किसी भी जगह पे यदि आपको ऐसा उदाहरण मिल जाए तो मेरे सामने लाइए, आपका जूता मान लूँगा। साथियों, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, हम दबे कुचले। देखो, बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक दबे कुचले के लिए आवाज़ उठाई थी, लेकिन हम सेना में वही दबा कुचला वर्ग में आते हैं। क्यों मैं ये भाषा बोल रहा हूँ कि हमारे से तरह तरह के शोषित काम कराए जाते हैं। हम सेना में वर्दी और ड्रेस के टाइम में वो चीज़ नहीं बोल सकते और उनको मैं आज कहूँगा भी नहीं। वो सारी चीज़ करने के बावजूद मेरे को जो रिवार्ड मिला है, हमारा जो एक्टिव सर्विस में आदमी है वो आवाज़ नहीं उठा सकता, उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी, इसके पीछे लॉजिक है। 2016 में पे कमीशन 7th पे कमीशन आउट हुआ, उसमें हमारे अधिकारियों की जो तनख्वाह थी 2.81 से मल्टीपल किया। मान लो मेरी 100 रुपये तनख्वाह है तो मेरी 2.81 से हो गई है तो वो मेरी हो जाएगी 281 रुपये, और वही तनख्वाह जो एक दूसरे सिपाही की है तो उसकी 2.57 से की गई तो उसके 257 हो गए। तो ये डिफरेंस हो गया। आगे चल के इसी पर DA लगता है और DA लग करके हमारे जो एक्टिव सर्विस में थे उनकी तनख्वाहें कम हो गई। उनकी तनख्वाह कम होने से आगे चल के उनकी पेंशन कमी। दूसरा कॉन्सेप्ट और क्या किया, 7th पे कमीशन से पहले जो पेंशन दी जाती है नोशनल पेमेंट के हिसाब से दी जाती थी। नोशनल पेमेंट में क्या था, यदि एक रंग की, मैं एक हवलदार को लेता हूँ, एक हवलदार की मान लो लास्ट तनख्वाह है जी 60,000 रुपये,
60,000 रुपये तनख्वाह है तो पेंशन उस हवलदार को 30,000 मिलेगी, और दूसरे हवलदार की मान लो 50,000 लास्ट तनख्वाह है तो नॉमिनल पे के हिसाब से उसको भी 30,000 रुपये ही पेंशन मिलेगी।